Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, in today's lesson, you will be able to discuss about the process of coastal erosion. क्या है erosion on the coasts? यानी कि जब आप कभी साहिल समंदर पे जाते हैं तो जब वहाँ आपको मुख्तलिफ जो लैंड फॉर्म्स नज़र आते हैं वो किस वजह से बनते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इरोजन. सो इसको हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. यू विल बी एबल टू explain the four processes of coastal erosion, and further you will explain the effect of the processes on the coastal erosion on the landforms. यानी कि पहले हम देखेंगे कि कौन से प्रोसेस हैं जो कि इरोजन का बायस बनते हैं, यानी कि इरोजन में कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल हैं, और इसके अलावा फिर इनका क्या इफेक्ट होता है जो वहां मौजूद लैंडफॉर्म्स हैं उनके ऊपर. राइट. सो सबसे पहले ये वीडियो आप गौर से देखें जहां आपको पानी की बहुत तेज लहरें नजर आ रही हैं. ये समंदर की लहरें, और आप ये देखिएगा कि हर जगह एक मुख्तलिफ तरह का लैंडफॉर्म है. ये इस किस्म के लैंडफॉर्म्स क्यों नजर आते हैं? कहीं आपको सैंडी बीचेस नजर आते हैं, कहीं आपको बड़ी बड़ी क्लिफ्स नजर आती हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसकी वजह यह है कि पानी जो है ये एक ऐसा एजेंट है जो कि ना सिर्फ अपने साथ बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स को विदर आउट करता है, बल्कि इसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट भी करता है. फिर जब ट्रांसपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी करता है, जिसकी वजह से आपको इतने मुख्तलिफ तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बीचेस के ऊपर या कोस्टल एरियाज पे नजर आते हैं. सो आज का लेसन इसी बारे में है. लेट्स जस्ट क्विकली डिफाइन इरोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, coastal erosion. So coastal erosion refers to the gradual wearing away. यानी कि क्या हो रहा है? विदरिंग भी हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, और इसी वजह से क्या होता है, आपको मुख्तलिफ तरह के लैंड फॉर्म्स नजर आते हैं. एक बड़ा स्पेशल किस्म का इफेक्ट होता है इसका कोस्टल एरियाज के ऊपर, और ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत सी शेप्स बनाते हैं कोस्टल एरियाज में, और इसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस शामिल हैं कोस्टल इरोजन के अंदर जिनको हमने डिस्कस करना है. सो ये एक डायग्राम है जो कि आपको कंप्लीटली शो कर रही है कि कौन कौन से वो एक्शंस हैं जो कि इसमें शामिल हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोलिक एक्शन. हाइड्रोलिक एक्शन क्या है कि एक पावरफुल वेव जो है वो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी क्योंकि उसके अंदर होती है, वो आकर जब टकराती है तो क्या करती है, वो विदर करती है और फिर ट्रांसपोर्ट भी करती है. यानी कि टकरा कर जब वापस जाएगी तो जो चीज तोड़ेगी उसको अपने साथ भी ले जाएगी. कुछ टुकड़े जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे, और फिर क्या होगा, इनसे एक और तरह की इरोजन होगी. वो क्या होगी, जिसको आप करोजन या एब्रेशन भी कह सकते हैं. इसमें क्या होगा कि ये आपस में टकराएंगे, ये क्लिफ के साथ टकराएंगे, और फर्दर आप देख सकते हैं ये इरोजन का बाइस बनेंगे. इसके अलावा एक थर्ड चीज है जिसको हम एट्रेजन कहते हैं. बड़े सेडिमेंट्स जो हैं ये आपस में वेव्स के यानी कि एनर्जी की वजह से आपस में जब टकराते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपको सैंड जो है वो बीचेस के ऊपर नजर आती है. एंड लास्ट टाइप की जो इरोजन है वो क्या है कि जब सॉल्टी वाटर जो है वो अपने अंदर क्या करता है, सेडिमेंट्स को डिसॉल्व कर लेता है, और उसकी वजह से जो इरोजन होती है और विदरिंग होती है उसको भी हम कहते हैं सोल्यूशन या करोजन. राइट. सो इसी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले आप वेव देख लें. अगर आपको याद होगा तो वेव किस तरीके से होती है. वेव की दो तरह के पार्ट्स होते हैं वेव के अंदर. एक होता है क्रस्ट पार्ट विच इज द हायर पार्ट, और एक होता है ट्रफ पार्ट. सो द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द ट्रफ. और फिर इसकी एक वेवलेंथ भी होती है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज द वेवलेंथ. सो ये इसकी वेवलेंथ है. ये जितनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आप कहें कि ये क्रस्ट और इसके दरमियान ये इतना डिस्टेंस है, यहां क्रस्ट के दरमियान इतना सा डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो ये वेवलेंथ है ना. तो आप इस तरीके से वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं. फिर आ जाता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है? इट मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वेव टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट और द लोएस्ट पॉइंट. ठीक है. अब ये एम्पलीट्यूड है, हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट. ठीक है. कितनी ऊंची एक क्रस्ट है, इसका मिड पॉइंट, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो एक आप लाइन बना ले. ठीक है. ये तो लोअर पॉइंट है और ये हायर पॉइंट है, तो आप इसके अंदर हायर या लोअर पॉइंट को जब मेजर करेंगे तो वो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा.
सो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई या एक छोटा सी याद दहानी हो गई कि आपको वेव किस तरीके से बनती हैं और वेव के कितने पार्ट्स होते हैं। और यही जो वेव है अपनी वेवलेंथ की वजह से, अपने क्रस्ट और ट्रफ्स की वजह से बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर लेके समेटे हुए होती है, जिसकी वजह से ये विदर आउट भी करती है और ये फिर ट्रांसपोर्ट भी करती है मटेरियल को। सबसे पहले हम हाइड्रोलिक एक्शन को डिस्कस करेंगे जब वेव्स बड़ी बड़ी आती हैं और आकर टकराती हैं। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फोर्स ऑफ द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द कोस्ट। ठीक है, जो कोस्ट पे ऑलरेडी मौजूद लैंडफॉर्म्स है, ये जब उनके साथ टकराती है तो क्या करती है, ये रॉक्स के ऊपर और जो वहां क्लिफ्स मौजूद है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है और इसकी वजह से रॉक्स एंड क्लिफ्स दे एरोड एंड दे विदर आउट, राइट। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। ये बहुत पावरफुल आई, यहां आकर टकराई और आप देख सकते हैं ये अपने साथ जो है वो सेडिमेंट लेकर जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा? सो द फोर्स ऑफ द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द कोस्टल लीड्स द इरोजन ऑफ द रॉक्स एंड क्लिफ्स कॉजिंग देम टू वीकन एंड कोलैप्स ओवर द टाइम। सो इससे क्या होता है कि आप ये देखिए कि ये एक क्लिफ थी, ये शुरू में इसके अंदर इस तरीके से केव नहीं बनी हुई थी, शुरू में ये बिल्कुल सीधी थी। वेव्स आके टकराई, वेव्स आके टकराई तो स्लोली स्लोली ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनती जाएगी। सो ऊपर वाला मटेरियल जो है वो नीचे गिरता जाएगा, वो विदर आउट होता जाएगा, एरोड होता जाएगा। तो इस तरीके से इससे केव्स वगैरह जो हैं वो फॉर्म होती हैं। सो द सी केव्स, sea arches and sea stacks are formed as a result of the erosion and collapse of the coastal rock formation. उसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाता है जिसको आप अब्रेशन कह सकते हैं या करोशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में wearing down of coast by the impact of sediment and other materials carried by the waves। अब आप ये देख सकते हैं कि जो वेव्स के अंदर ऑलरेडी जो सेडिमेंट मौजूद है, जब वो आकर ऑलरेडी मौजूद जो लैंडफॉर्म्स है उनके साथ टकराता है तो इस टकराव की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है और क्या होता है, ये क्लिफ जो है ये भी टूटने लगती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अब्रेशन कहते हैं, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? So the sediment and other materials carried by the waves collide with the scrap against the coast, wearing down the rocks and the cliffs। और फिर उससे किस किस्म के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे? Cliffs are formed as the rocks are eroded and shaped by the constant impact of the sediment laden waves। अब इससे क्या होगा कि एक स्ट्रेट लैंडफॉर्म था, जब कॉन्स्टेंटली इसके साथ जो है वो वेव्स आके टकराएंगे और उनके अंदर जो सेडिमेंट इनसे टकराएगा तो आपको के जो क्लिफ्स हैं वो नजर आती जाएंगी बनती हुई, क्योंकि नीचे से जो है तमाम चीज जो है वो एरोड होती जाएगी और फिर आपको स्ट्रेट ऊंची ऊंची क्लिफ्स जो है इस तरह से बनती हुई नजर आएंगी। उसके बाद थर्ड पार्ट है दैट इज एट्रीजन। अब एट्रीजन में क्या होता है कि आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि वेव्स अपने अंदर सेडिमेंट्स कैरी कर रही होती हैं, तो ये बड़े छोटे सेडिमेंट्स जो हैं ये आपस में भी टकराते हैं, राइट। सो आप ये देखिए कि वेव्स चल रही हैं तो जो अंदर मौजूद सेडिमेंट्स हैं वो आपस में भी टकराते रहते हैं। तो जब ये टकराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स और फाइन पार्टिकल्स में और छोटे हो जाते हैं और इन छोटे होने की वजह से जो आपको सैंडी बीचेस नजर आते हैं ये इसी का ही रिजल्ट है। और ये क्या है, ये अपने अंदर जो ये छोटे छोटे एट्रीजन की वजह से पार्टिकल्स लेके आई है, यहाँ इसने आकर इनको डिपॉजिट कर दिया, तो इसी वजह से आपको ये सैंडी बीचेस जो हैं वो नजर आते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, पार्टिकल्स फर्दर स्मूदन आउट हुए, फर्दर छोटे हो गए और फिर क्या इसका किस किस्म के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, लैंडफॉर्म्स में आपको सैंडी बीचेस जो हैं वो नजर आते हैं। लास्ट पार्ट जो है, जो लास्ट टाइप की जो एरोजन का कोस्टल एरोजन है दैट इज दी सोल्यूशन और कोरोशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉल्टी वाटर है वो सर्टेन जो रॉक्स होते हैं या क्लिफ्स होते हैं उनको अपने अंदर जो है वो बाय डिसॉल्विंग देम ये उनको विदर आउट करता है और एरोड करता है और इस तरीके से एक सोल्यूशन सा बन जाता है वाटर के अंदर और इस तरीके से भी इट कैरीज द सेडिमेंट विद इटसेल्फ, राइट। सो ये फोर्थ टाइप की हमारी क्या हो गई, ये एरोसिव एजेंट हो गया या प्रोसेस हो गया। For practice, you can download this worksheet from the description box below this video. आपने diagram को भी label करना है and you can download it from the description box below this video. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 6.3, activity 3 and also MCQ number 3 and question number 4 from your exercise C.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने कोस्टल इरोजन को पढ़ा, जो कि मुख्तलिफ इसके अंदर प्रोसेसेस, एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रीजन वगैरह शामिल हैं, जिसकी वजह से आपको कोस्टल एरियाज में मुख्तलिफ तरह के लैंडस्केप्स जो हैं वो नजर आते हैं। तो एक इसका इफेक्ट हो गया, और उस इफेक्ट की वजह से जो आपको मुख्तलिफ तरह के लैंडस्केप नजर आते हैं वो इसी तरह है। कहीं आपको केव्स नजर आती हैं, कहीं आपको क्लिफ्स नजर आती हैं, कहीं सैंडी बीचेस नजर आते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉय टुडेज लेसन। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।